हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीचर 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले एक ऐसी सिटी, एक ऐसे एम्पायर के बारे में जिसका नाम है विजयनगर। विजयनगर एक एम्पायर होने के साथ साथ में एक सिटी भी कहलाता है और उसका दूसरा नाम हम्पी भी रखा गया था। हम्पी दुनिया की द बेस्ट सिटीज़ में से मानी जाती है। इसके बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर स्टाइल्स को देखकर इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। वाकई में बहुत बहुत सुंदर सिटी कहलाती थी अपने जिस टाइम में ये थी। इसके साथ साथ हम्पी का ये जो चित्र है, हम्पी की फ़ोटो जो है, ये किसी नोट पर भी डिपिक्टेड है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि कौन से नोट पर हम्पी का चित्र अंकित किया गया है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताएंगे। इस विजयनगर के बारे में यानी कि हम्पी के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम बहुत कुछ समझने वाले हैं कि किस टाइम पर ये हम्पी को जो इस्टेब्लिश किया गया था, कैसे ये डिक्लाइन हुई, किन किन डायनेस्टीज़ ने इस पर रूल किया था और कैसे इसको अपने पीक लेवल पर लेकर गए थे, है ना, और क्यों इसको एक प्रॉस्पर सिटी, एक बहुत सुंदर सिटी कहा जाता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जानेंगे आज के इस सेशन के अंदर। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियत तक शेयर कर देना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपका CUET का एग्जाम है, तो दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर्स के हर तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, एन इम्पेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डिस्कवरी और स्टडी की। तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि एक्चुअल में हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं, सबसे पहले बात करने वाले हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो कि 14th सेंचुरी में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद पीक ऑफ द एम्पायर, तो ये अपने पीक लेवल, अपनी चरम सीमा पर ये कैसे पहुंचा और किस तरीके से फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। राइट, तो हम ये सेकेंड और थर्ड पार्ट में पूरा का पूरा करने वाले हैं और 1565 में ये बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है, बिल्कुल ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे फिर किस तरीके से इसके खत्म होने के बहुत साल बाद इसकी डिस्कवरी पर रिसर्च वगैरह की गई और इसके बारे में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इसको हमारी हिस्ट्री में मेंशन किया गया। राइट, फिर उसके बाद 1800 में कर्नल मैकेंजी ने इसकी डिस्कवरी स्टार्ट करके फिर उसके बाद इसका एक मैप डिजाइन किया। किसने किया? कर्नल मैकेंजी ने। राइट, और उस मैप के जरिए हमें यह पता चला कि विजयनगर में कौन सा प्लेस कहाँ पर था, कहाँ पर रॉयल सेंटर था, कहाँ पर सेक्रेड सेंटर था और कहाँ पर जो है वो राजा का पैलेस था, तो वगैरह वगैरह। महानवमी डिब्बा कहाँ था, बहुत सारे टेम्पल्स जो थे उनकी भी लोकेशन बताई गई है। तो कहने का मतलब ये जैसे ही मैप बनाया गया तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। राइट, उसके अलावा फोटोग्राफीज जो हैं वो स्टार्ट की गई कब? 1856 के अंदर। तो जो भी रीडर फोटोग्राफी को देखेगा, है ना, और उसके साथ में उसका कंटेंट पढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका इंटरेस्ट जो है विजयनगर के बारे में और जानने की उसके अंदर इच्छा क्रिएट होगी, है ना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से वो हम्पी के बारे में या विजयनगर के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। न सिर्फ इंडिया के हिस्टोरियन बल्कि बाहर के हिस्टोरियन और साइंटिस्ट और ये जो भी हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये सब मिलकर के विजयनगर एम्पायर की ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जुट जाएंगे। और आज हम विजयनगर के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं, वो इन्हीं की बदौलत जान पाए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो ओवरव्यू था। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एन इम्पेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। ठीक है, विजयनगर को सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। तो विजय प्लस नगर, विजय का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। ठीक है, और नगर का मतलब क्या होता है? सिटी। तो विजयनगर का लिटिल मीनिंग क्या हो गया? सिटी ऑफ विक्ट्री वाज होम ऑफ बोथ सिटी एंड एम्पायर। तो ये सिटी भी थी और एक एम्पायर भी था। ठीक है, सो इट स्ट्रेच, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो इट स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर कृष्णा एंड द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला। तो ये कृष्णा रिवर, नॉर्थ में कृष्णा रिवर, मतलब विजयनगर के यहाँ पर नॉर्थ में कृष्णा रिवर, ठीक है, और विजयनगर के यहाँ पर सदर्न ईस्टर्न वाले पार्ट में तुंगभद्रा रिवर जो थी रिवर फ्लो करती थी और इसी के किनारे बसा हुआ था विजयनगर एम्पायर, जिसको हम्पी के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि मैम इसको हम्पी का नाम क्यों रखा गया जब विजयनगर रखा गया था, तो है ना। तो हम्पी वहाँ की एक लोकल मदर गॉडेस थी जिसको लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, इनकी पूजा पाठ किया करते थे और एक वहाँ की ये देवी थी, है ना। तो इनको लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, वर्शिप करते थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था पंपा देवी। तो पंपा देवी के नाम से ही इसका नाम क्या रखा जाता है? हम्पी रखा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने आगे के चैप्टर पर, ठीक है, आगे के टॉपिक्स पर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे
ये है पूरा का पूरा विजयनगर का मैप, ठीक है। तो विजयनगर कहाँ पर लोकेटेड है, तो अगर इससे आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको इजीली यहाँ पर लोकेट कर सकते हो, दिखा सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या क्या जो पूछा गया है उसके बिहाफ पर आप अपने प्लेस को लोकेट करेंगे और मार्क्स के अंदर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो पूछा जाए कि विजयनगर कहाँ पर है बच्चा, तो विजयनगर आपका ये रहा, ठीक है, जो कि तुंगभद्रा रिवर के पास लोकेटेड था, ठीक है। उसके बाद इसके आसपास के जो नेबर जो स्टेट्स थे, है ना, वो ये सारे के ये थे, ठीक है। बामनी हो गया, दौलताबाद हो गया, बीजापुर हो गया, वारंगल हो गया, गोलकुंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया, और ये क्या है, यहाँ पर है ये विजयनगर, यहाँ पर क्या है ये विजयनगर, ठीक है, और ये हो गया मैसूर। तो ये पूरा का पूरा विजयनगर का मैप है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, डिस्कवरी ऑफ हम्पी की बात करते हैं, ठीक है। तो जब ये खत्म हो गया था, है ना, लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे, तो जानेंगे कब, जब इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी जाएगी। और ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले कलेक्ट करने वाले कौन थे, ये थे कर्नल मैकेंजी, ठीक है। तो कर्नल मैकेंजी कौन थे, द रूइंस ऑफ द हम्पी, कर्नल मैकेंजी एक सर्वेयर थे जो जगह जगह जाकर साइट पर जाकर के चीज़ों की डिस्कवरी किया करते थे, फिर उसको इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको हमारी हिस्ट्री में मेंशन किया जाता था। तो कर्नल मैकेंजी ने 1800 में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कर्नल मैकेंजी ने 1800 में, ठीक है, इसकी डिस्कवरी स्टार्ट करी। ये कौन थे, ये एक इंजीनियर थे, ये एक एंटीक्वेरियन थे, ठीक है, नेम्ड कर्नल मैकेंजी, और साथ साथ में ये क्या थे, कार्टोग्राफर भी थे। क्या थे बच्चा, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होते हैं, कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं, जो मैप को डिजाइन करते हैं, ठीक है, जो मैप को डिजाइन करते हैं, मैप डिजाइनर, ठीक है। तो ये कौन थे, कर्नल मैकेंजी थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में एन एम्प्लॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ही प्रिपेयर द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ दिस साइट। तो इन्होंने ही सबसे पहले विजयनगर पर पूरी रिसर्च करने के बाद इन्होंने खुद से उसका मैप बनाया और ये जानने की कोशिश की कि कहाँ पर क्या चीज़ें थी। जब ये जान गए थे तो फिर जब उसको मैप के द्वारा पूरा का पूरा लोकेट किया गया, कहाँ पर रॉयल सेंटर था, कहाँ पर अर्बन सेंटर था, कहाँ पर सैक्रेड सेंटर था और कहाँ पर महानवमी डिब्बा था, कहाँ पर लोटस महल था, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने मैप में लोकेट करी, जिससे कि आज हम इतना हम्पी के बारे में जान पाए हैं। और इन्हीं की बदौलत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हम्पी के बारे में इतना पता चलता है। और खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये इतना प्रॉस्पर था, ठीक है। प्रॉस्पर था तो ये क्यों था, तो जब सारी रिसर्च की गई, सारी इंफॉर्मेशन निकाली गई, तब जाकर पता चला कि हाँ भाई इसके अंदर इतना पैसा भी था, लालची तो थे ही वो, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ हम्पी पर। फ्रॉम 1856 फोटोग्राफर्स बिगिन टू, अब यहाँ ठीक है डिस्कवरी तो स्टार्ट हो गई थी और साथ साथ में मैप्स वगैरह भी डिजाइन कर दिए गए थे कि कहाँ पर क्या चीज़ थी। इसके साथ साथ में हम्पी की जो भी मतलब इंफॉर्मेशन थी तो उसको पिक्चर्स के साथ में रीडर्स को जो भी मतलब आर्टिकल्स में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, तो ये जब पिक्चर्स उसके साथ में इंसर्ट की जाती थी और इसके साथ में कंटेंट जो है लिखा जाता था, तो इससे रीडर का पढ़ने पे तो इंटरेस्ट आता ही आता था, साथ में उसके मन में ये क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती थी कि हमें हम्पी जाकर देखना है कि भाई इसको इतना सुंदर सिटी क्यों कहा जाता था। तो उसकी फोटोग्राफी स्टार्ट हुई कब, 1856 के अंदर। तो फोटोग्राफर्स बिगिन टू रिकॉर्ड द मॉन्यूमेंट्स। अब जो जैसे जैसे चीज़ें, चाहे वो बहुत ही टूटी फूटी हालत में मिली, है ना, खंडर रूप में मिली, या पहले जो चीज़ें हुआ करती थी उसका कुछ ना कुछ तो प्रूफ मिला, तो इसकी फोटोग्राफी जो है स्टार्ट की गई और फोटोग्राफी को फिर जो है न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह में इसको प्रिंट किया जाने लगा, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जान पाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मन में इंटरेस्ट क्रिएट हो, ठीक है। तो 1836 में एक एपिग्राफिस्ट थे। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं बच्चा, एपिग्राफिस्ट होते हैं जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन कॉल्ड एपिग्राफी, कॉल्ड एपिग्राफी, ठीक है। अब ये एपिग्राफी तो ये स्टडी हो गई और इसको स्टडी करने वाले क्या कहलाते हैं, एपिग्राफिस्ट कहलाते हैं। बिगिन द कलेक्टिव, अब मैडम ये तो हमें समझ में नहीं आया, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शंस होते हैं किसी भी हार्ड सरफेस पर लिखा हुआ कोई भी कंटेंट जो है वो क्या कहलाता है, वो इंस्क्रिप्शंस कहलाता है,
ठीक है, क्लियर है। चलिए, उसके बाद 1836 में एपिग्राफिस्ट बिगेन द कलेक्टिंग द डजन इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट दिस एंड अदर टेंपल ऑफ हम्पी। अब हमारे एपिग्राफिस्ट को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले। उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ करके ये पता लगाएगा कि कहाँ पर क्या चीजें थी और पहले क्या चीजें हुआ करती थी, किस राजा ने किस तरीके की अचीवमेंट हासिल करी। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली। फिर जब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली, इसको स्टडी किया गया, तब इसके बारे में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाने लगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इंस्क्रिप्शन से। फाउंड एट दिस एंड अदर टेंपल ऑफ एट द हम्पी। हम्पी में जितने भी टेंपल्स वगैरह थे, तो बहुत सारे टेंपल्स की दीवारों पर हमें कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा हुआ मिला। उसको पढ़ा, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई। उसके बाद एन एफर्ट द रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी। इसके अलावा चलो हमें इंस्क्रिप्शन से तो पता चलता ही चलता है, साथ में हमें बहुत सारे ट्रैवलर्स की ट्रैवलॉग्स भी मिली जो उस टाइम विजयनगर में आए थे, विजयनगर में वहां रुके और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा। तो इस बुक के जरिए भी हमें बहुत सारे चीज़ों का पता चलता है विजयनगर के बारे में। ठीक है, साथ साथ में उस टाइम में जो लोग रहा करते थे, कोई भी पोएट थे, ऑथर थे, तो वो भी क्या करते थे, राजा के दरबार में हुआ करते थे, तो वो भी विजयनगर के बारे में डे टू डे लिखा करते थे कुछ। तो ये सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स जो होती थी, ये ऐसे सोर्सेज है जो हमें विजयनगर के बारे में इतना कुछ जानने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अब क्वेश्चन फॉर यू। अब क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज एपिग्राफी। तो एपिग्राफी क्या होता है, एपिग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, रिटन कंटेंट, रिटन कंटेंट ऑन द हार्ड सरफेस। ठीक है, लाइक स्टोन, पिलर्स, कॉपर प्लेट एटसेट्रा। ठीक है, किसी भी हार्ड सरफेस पर लिखा हुआ कोई भी कंटेंट क्या कहलाता है, कोई भी कंटेंट जो है वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है। जैसे बड़ी बड़ी शिलालेखाओं पर लिखे होते थे, पिलर्स पर लिखे होते थे, कॉपर प्लेट पर लिखे होते थे, है ना, टेम्पल की दीवारों पर लिखे होते थे, दिस। अब आता है कर्नाटक साम्राज्य। मैडम ये कर्नाटक साम्राज्य क्या होता है, कर्नाटक साम्राज्य पहले विजयनगर के आसपास जितने भी क्षेत्र थे सबको मिलाकर के एक कॉमन नेम दे दिया गया, उसको कर्नाटक साम्राज्य कहा जाता है। कर्नाटक साम्राज्य विजयनगर के जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे, कंटेम्प्रेरी का मतलब है समकालीन जो रूलर थे, उन्होंने विजयनगर को ही कर्नाटक साम्राज्य का नाम दिया है। और इस कर्नाटक साम्राज्य के अंदर, ठीक है, ये अनदर नेम ऑफ विजयनगर। ठीक है, अनदर नेम ऑफ विजयनगर। विजयनगर का दूसरा नाम है कर्नाटक साम्राज्य, जो कि नेबर राजाओं ने, पड़ोसी राजाओं ने इसको कर्नाटक साम्राज्य का नाम दिया है। ठीक है, ये है पूरा का पूरा क्या इंस्क्रिप्शन है बच्चा, है ना, जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, ये इंस्क्रिप्शन होते हैं। अब इनकी स्टडी हम लोग जैसे तो नहीं कर सकते हैं, अब इनके जिन्होंने पढ़ाई की होगी, जिन्होंने स्टडी की होगी, वही उसको कर सकते हैं, पहचान कर बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ था। ठीक है, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा विजयनगर है, देख रहे हो ना। तो आपका मैप भी क्लियर हो गया और साथ साथ में आपको इंस्क्रिप्शन भी पता चल गए। क्लियर है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा कर्नाटक साम्राज्य है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, रायाज, नायकाज एंड सुल्तान। अब चलो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो हमने ले ली है कि किस तरीके से विजयनगर के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर हमने जाना। अब बात करते हैं कि मैडम ये कब, क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था। यहाँ पर अब बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, हरिहर और बुक्का, ये कौन थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, ये दोनों ब्रदर थे। ठीक है, इन्होंने ही 1336 के अंदर विजयनगर को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है कि सेंचुरी कौन सी थी, तो सेंचुरी हो जाएगी आपकी 14th सेंचुरी। ठीक है, 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी में हरिहर और बुक्का ने इसको स्टैब्लिश किया था। ऑन द नदर्न फ्रंटियर विजयनगर किंगडम कम्पीटेड द, तो क्या होता था कि अपने आसपास के राजाओं को डिफीट करके इन्होंने इस विजयनगर की स्थापना की थी। तो ऑन देयर द नदर फ्रंटियर विजयनगर किंग्स कंपेटेड विद द कंटेम्प्रेरी रूलर्स इंक्लूडिंग द सुल्तान ऑफ द डेक्कन एंड द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा। इनको हरा करके और अपना एक बड़ा सा एम्पायर यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, स्टैब्लिश कर लिया। उसके बाद फॉर द कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर वैली एंड द ओवरसीज ट्रेड, तो इनका जो है वो
ये जैसे डेक्कन के सुल्तान थे, ओडिशा के रूलर्स थे, है ना, तो इनका क्या था, इनका ट्रेड पर इनकी मोनोपोली थी। मतलब ये चाहते थे कि बस ट्रेड हम ही करें और कोई ना करे। तो आए दिन इनके बीच में किसी न किसी बात को लेकर के एक राजा दूसरे राजा से क्या करते रहते थे, बैटल्स करते रहते थे। और बैटल में विन कौन कर गए, ये विजयनगर के हरिहर बुक्का विन कर गए। तो उन्होंने जैसे जैसे राज्यों को जीतना स्टार्ट किया, अपना एक एम्पायर क्रिएट कर लिया जिसको विजयनगर कहा गया था। तो रूलर ऑफ द विजयनगर बोरोड द कंसेप्ट ऑफ द, अब यहाँ विजयनगर को स्टैब्लिश तो कर लिया, लेकिन विजयनगर को सुंदर बनाने में, विजयनगर को डेवलप करने में इन्होंने क्या क्या करवाया। तो इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पर डेवलपमेंट के तौर पर यूज़ किया। जैसे कि इन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बनाए। ये बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स का आइडिया जो थे, इन्होंने कहीं कहीं से इसको क्या किया था, बोरो किया था। ठीक है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, आइडिया तो कहीं ना कहीं से लिया होगा ना। तो हमने कहीं से आइडिया लिया, फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, हमने जो है वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन थे, मतलब एरिश के। तो बहुत सारी कंट्री का हमने देखा, एक ओवरव्यू जाना कि भाई हाँ ये हमारी कंट्री के अंदर होना चाहिए। जस्ट हमने एक आइडिया लिया है, लेकिन हमने उसको अपनी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया, मॉडिफाई करके उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया। इसी तरीके से बच्चा आइडिया तो कोई भी ले सकता है। अब जैसे मान लो कि आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप कहते हो भाई मुझे बस एक वर्ड बता दे और फिर मैं अपना पूरा का पूरा आंसर लिख दूंगा। तो आइडिया लिया आपने, मान लो उस बच्चे ने आपको एक वर्ड बता दिया है, तो फिर आप सारी चीज़ें आपके दिमाग पे रिकॉल होने लगेगी। ठीक है, वो आइडिया तो मिल गया कि मुझे ये लिखना है, फिर क्या करते हो आप खुद से उसको फ्रेम कर देते हो, ऐसे करते हो ना। ठीक है, तो द रूलर ऑफ द विजयनगर बोरो द कंसेप्ट ऑफ द, तो विजयनगर के रूलर्स ने ये जो बिल्डिंग की टेक्निक्स है, यानी कि बिल्डिंग स्टाइल्स जो हैं, वो अलग अलग जगहों से क्या किए थे, आइडियाज़ लिए थे, फिर उन्होंने अपनी तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, ये क्या है, ये अमर नायक है। तो अमर नायक सिस्टम क्या होता था, विजयनगर के ये जो रूलर थे, है ना, जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था हरिहर बुक्का ने 1336 के अंदर। नायक कौन होते हैं, ध्यान से देख लो, ये नायक होते थे, अभी पूरा का पूरा बताऊंगी। ये मिलिट्री कमांडर होते थे और बार बार इन्हीं के रिबेल होने पर ये धीरे धीरे डिक्लाइन की कगार में आ जाता है। लेकिन अभी इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू जानकर चलेंगे आगे की तरफ। रायाज, नायकाज एंड द सुल्तान, सम ऑफ द एरिया that were incorporated with the empire had witnessed development of the powerful states such as the Chola in Tamil Nadu। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि विजयनगर इतना पावरफुल हुआ करता था? तो ये हम नहीं कह रहे हैं, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, जब इस पर रिसर्च स्टार्ट हुई, तो उस टाइम में तमिलनाडु में चोला रूलर्स रूल करते थे। अब कहीं ना कहीं तो विजयनगर की उनको भी कहानी पता होगी, तो उनसे वर्बली कम्युनिकेशन किया गया, उनसे जानने की कोशिश की गई। विरूपाक्ष टेम्पल के जो प्रिस्ट होते थे उनसे जानने की कोशिश की, और इसके विजयनगर के जो उस टाइम में लोग रहा करते थे उनको भी तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पता रही होगी पहले की। तो वो सारी की सारी चीज़ें उनसे कलेक्ट करके और धीरे धीरे इसको हमारी हिस्ट्री में मेंशन किया गया। सम ऑफ द एरिया दैट वर इनकॉर्पोरेटेड विद द एम्पायर हैड विटनेस्ड डेवलप ऑफ द पावरफुल स्टेट सच एज द चोला इन द तमिलनाडु एंड द होयसाल। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु पर कौन रूल कर रहे थे, चोलास, और कर्नाटक पे कौन रूल कर रहे थे, होयसाल डायनेस्टी के रूलर्स रूल कर रहे थे। रूलिंग एलिट्स इन द एरिया दैट हैड एग्जिस्टेड द पैट्रोनेज टू एलेबरेट द टेम्पल्स सच एज द, तो ये विजयनगर की कहानी को बताते हैं। अब ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है, ये क्या है, ये बृहदेश्वर टेम्पल है। यहाँ से ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लो, कोई पहचान बना लो। इसकी पहचान क्या बनानी है आपको, यहाँ पर ना दो मूर्तियाँ दिखेगी इस तरीके से, है ना, दो मूर्तियाँ दिखेगी ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। तो बस आपको वो पहचान बनानी है। पहचान आप अपनी तरीके से बना सकते हो, ऊपर से कोई पहचान बना लो। मतलब एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन आपको उस पर फोकस करना है कि जैसे ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए आप फौरन पहचान जाओ कि ये बृहदेश्वर टेम्पल है थंजावुर में, है ना। तो ये इसकी कहानी, विजयनगर की कहानी, वहाँ के बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर जो भी उस पर बना हुआ है, ये सारी की सारी उसकी कहानी को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि विजयनगर कितना फ्लरिश था, कितना ब्यूटीफुल था और कितना प्रॉस्पर था। ठीक है, तो टेम्पल सच एज द बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर एंड द चन्नकेश्वर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बृहदेश्वर टेम्पल तो बता दोगे थंजावुर में, ठीक है, लेकिन चन्नकेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, बेलूर में, और ये बेलूर कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में, क्लियर। चलिए, नाउ हॉर्सेस, एलिफेंट, हॉर्सेस एंड द मैन। विजयनगर के रूलर, साथ साथ में उड़ीसा के रूलर होते थे, बॉम्बे डेक्कन के जो मतलब सुल्तान होते थे, मतलब डेक्कन सुल्तान्स होते थे। तो इनका अपना अपना ना, इन्होंने अपनी अपनी टाइटल्स ली हुई थी, यानी कि किस नाम से जाने जाते थे उस टाइम में। तो यहाँ पर हॉर्सेस, एलिफेंट और मैन की बात करते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा के रूलर्स
ठीक है। ओडिशा के रूलर्स अपने आप को क्या कहते थे? अपने आप को गजपति कहते थे। गजपति, गजपति का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डेक्कन सुल्तान। डेक्कन के सुल्तान अपने आप को क्या कहते थे? अश्वपति, अश्वपति। यहां से क्वेश्चन आएगा, पक्का देख लो। अश्वपति, अश्वपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड नंबर आता है, थर्ड नंबर पर आता है विजयनगर के रूलर्स अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के रूलर्स, ठीक है। विजयनगर रूलर्स अपने आप को क्या कहते थे? नरपति, नरपति। नरपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ पीपल, ठीक है, लॉर्ड ऑफ पीपल, राइट। अच्छा, विजयनगर के रूलर जो हैं, जैसे हमारे यहाँ राजा कहते थे ना, तो उनके यहाँ पर इनको राय कहते थे। क्या कहते थे? राय। जैसे कि कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, हरिहर राय, बुक्का राय, ये राय, वो राय। तो ये राजा ना कह करके ये इनका अपना नाम था जिसको वो राय कहते थे, ठीक है। ये फेमस हैं कौन? कृष्णदेव राय, और ये उनके सबसे अजीज दोस्त, सबसे फास्ट फ्रेंड है ना। तो ये कौन थे? तेनालीराम। इनकी जोड़ी तो बहुत मशहूर थी, जैसे अकबर बीरबल की थी, ऐसे ही तेनालीराम और कृष्णदेव राय की जोड़ी बहुत मशहूर थी, है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, किंग्स एंड ट्रेडर्स। अब बात करते हैं कि विजयनगर में विजयनगर के रूलर्स और ट्रेड पर क्या थोड़ी सी टिप्पणी दी गई है। विजयनगर का ट्रेड कैसे होता था, कौन कौन से रूलर्स ने किस तरीके ट्रेड को, ठीक है, बताया था। तो यहाँ पर एज अ वॉरफेयर, तो बच्चा ये जो वॉरफेयर है, यानी कि उस टाइम में बैटल होना, लड़ाई वड़ाई होना, तो ये आम बात होती थी। एक राजा ने दूसरे राज्य पर अटैक कर दिया, उसको एक्वायर करने की कोशिश की, तो ये आम बात थी कि बैटल वगैरह चलती रहती थी। तो एज द वॉरफेयर ड्यूरिंग दीज टाइम डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव कैवलरी। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है कैवलरी का। कैवलरी कौन होते हैं? हॉर्समैन होते हैं। कैवलरी कौन होते हैं? हॉर्समैन होते हैं, ठीक है, हॉर्स राइडर होते हैं, राइट, जिनको कैवलरी कहा जाता है। तो जिसकी आर्मी में, जिस भी राजा की आर्मी में सबसे ज़्यादा हॉर्सेस होते थे, हॉर्स राइडर होते थे, कैवलरी अच्छी होती थी, तो वो ज़्यादा दुश्मन पर उतनी ही ज़्यादा जल्दी विजय प्राप्त कर सकता था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके आर्मी के अंदर हॉर्सेस और एलिफेंट होने चाहिए, ठीक है, तभी कोई राजा पावरफुल राजा कहलाता था। और यही राजा अपने दुश्मन को हराने में कामयाब होता था। कब? जब इनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग होती थी। और आर्मी के स्ट्रॉन्ग होने का सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है एलिफेंट और हॉर्सेस, ठीक है। तो अब ये हॉर्सेस कहाँ से इंपोर्ट करवाए जाते थे? क्योंकि हॉर्सेस जो हैं, इतना तो हाथी भी इतना तेज नहीं दौड़ता है ना, तो धीरे धीरे मस्त 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 होकर चलेगा। तो जो हॉर्स होता है ना, घोड़ा जो होता है, वो क्विकली एक्शन लेता है, मतलब बहुत तेजी से भागता है। इसलिए तेजी से हमें दुश्मन पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा ज़्यादा घोड़ों को अपनी आर्मी में शामिल करेंगे। तो इम्पोर्ट ऑफ द, अब ये जो अच्छी किस्म के जो हॉर्सेस होते थे, ये कहाँ से इम्पोर्ट करवाते थे? इम्पोर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ हमारी कंट्री में, बाहर की कंट्री से कोई चीज़ हमारी कंट्री में आना, और हमारी कंट्री से कोई चीज़ बाहर की कंट्री में जाना, वो कहलाता है एक्सपोर्ट, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट, ठीक है। और ये आई, इसको कहते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है। तो विजयनगर में हॉर्सेस को इंपोर्ट करवाया जाता था। कहाँ से? अरेबिया एंड द सेंट्रल एशिया वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ राइवल किंगडम। तो उसमें जो अरब के जो ट्रेडर्स होते थे, हॉर्स ट्रेडर्स होते थे, है ना, वो क्या करते थे? अपने साथ बहुत सारे अरब से घोड़े लेकर आते थे, है ना। और इसी तरीके से फिर धीरे धीरे पोर्तुगीज़ भी आने लगे, है ना। तो वो क्या करते थे? विजयनगर की डिमांड होती थी कि भाई तुम हमें इतने हॉर्सेस जो है वो लेकर आओ हमारे लिए। तो राजा की तरफ से एक एजेंट जाता था जो उससे मिलता था और वहाँ से हॉर्सेस को लिया करता था, है ना। तो ये जो राजा का जो एजेंट होता था, मर्चेंट होता था, इसको क्या कहा जाता है? कुदरे चित्तीस कहा जाता है, जो हॉर्स की डीलिंग किया करता था, ठीक है। सो राइवल किंगडम, दीज ट्रेड्स वाज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय
द अरब ट्रेडर्स। अब ये जो घोड़ों का व्यापार था, पहले ये अरब ट्रेडर्स का ही इन पर मोनोपोली हुआ करती थी। लोकल कमेटी ऑफ द मर्चेंट नोन एज द, तो लोकल कमेटी के विजयनगर की तरफ से कोई इनसे जब घोड़े खरीदने के लिए जाता था और जाकर के राजा को फिर देता था, तो ये इधर से लिया इसने, अरब ट्रेडर से लिया। यहाँ पर अरब ट्रेडर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, विजयनगर है। तो बीच में कौन होते थे, ये मर्चेंट होते थे। इनको क्या कहा जाता था, कुदरई चेतीस कहा जाता था। क्लियर है, कुदरई चेतीस कहा जाता था। अब ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें वहाँ के कहीं ना कहीं आर्ट से पता चलता है। हो सकता है टेम्पल की दीवारों पर लिखा हो सकता है कहीं ना कहीं पर इसको जो है वो डिपिक्टेड किया हो। तो ये देखो ना, यहाँ पर ये हॉर्सेस देख रहे हो, तो इसकी भी स्टडी की जाती है बच्चा। हर एक चीज़ का अपना एक मीनिंग होता है, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड है, चाहे वो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। तो इन्हीं को स्टडी करके हम पास्ट के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपोजीज एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। अब मैं ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अपोजी का मतलब होता है कि किस तरीके से ये अपने पीक लेवल पर पहुँचता है, यानी कि अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है, और किस तरीके से ये डिक्लाइन हो जाता है, किस तरीके से ख़त्म हो जाता है। द फर्स्ट डायनेस्टी, तो विजयनगर पर टोटल जो है वो 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी और फटाफट से तुम लोग भी कहीं पर नोट कर रहे हो तो उसको नोट कर लो। ठीक है, 4 डायनेस्टीज़ कौन कौन सी थी, किसकी, विजयनगर की। तो फर्स्ट डायनेस्टी थी, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ट्रिक क्या करेंगे, SSTA, ये क्या है बच्चा, ट्रिक है, राइट, ये क्या है, ट्रिक है। तो विजयनगर पर टोटल 4 डायनेस्टी ने रूल किया, जिसकी ट्रिक है SSTA। तो SST, फर्स्ट S से क्या बन जाएगा, संगम डायनेस्टी। ठीक है, फर्स्ट डायनेस्टी संगम डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा आपका सुलुवा डायनेस्टी, सुलुवा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका तुलुवा डायनेस्टी, राइट, और 4 आ जाएगा आपका अराविदु डायनेस्टी। क्या आ जाएगा, अराविदु डायनेस्टी। तो ये 4 डायनेस्टी थी। अब हम यहाँ पर इनकी टाइमलाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइमलाइन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एक तरफ टाइमलाइन दे दी जाएगी या उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए आपके लिए बोला जाएगा। फिर कैसे करोगे जब आपको सारी की सारी टाइमलाइन लर्न नहीं होगी। तो बस आपको ये 4 टाइमलाइन लर्न करनी कि कौन सी डायनेस्टी किसके पहले थी और किससे पीछे थी। क्लियर है। तो संगम डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड था 1336 से लेकर, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुई थी, और ये हो जाएगा आपका 1485 तक। उसके बाद सुलुवा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड होगा वो 1485 से लेकर के और कब तक होगा, वो होगा 1503 तक। देन उसके बाद तुलुवा डायनेस्टी आती है 1503 से लेकर के, और ये हो जाएगा आपका 1542। देन उसके बाद 1542 से लेकर के और ये आ जाएगा आपका 17वीं सेंचुरी तक। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टाइमलाइन लर्न करनी है। ठीक है, और यहाँ पर हम तुलुवा डायनेस्टी की अगर बात करें तो तुलुवा डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे, मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे, ये थे कृष्णदेव राय। ये कौन थे, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड जो है वो 1509 से लेकर के और 1529 तक था। तो टोटल इन्होंने 20 ईयर्स तक रूल किया था। ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल को जो है वो बहुत ही अच्छा शासनकाल माना जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा रीज़न माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पर ये विजयनगर इतना ज़्यादा फ्लरिश होता है और हर तरीके से बेनिफिट हर तरीके से डेवलपमेंट इसमें देखी गई थी, है ना। तो कृष्णदेव राय जो है 1509 से लेकर के 1529 तक रूल करते हैं। ठीक है, और तुलुवा डायनेस्टी से ये क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ये हर बार क्वेश्चन आता है, कृष्णदेव राय कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तुलुवा डायनेस्टी से। कृष्णदेव राय बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपोजिस एंड डिक्लाइन पर बात करते हैं। कृष्णदेव राय रूल्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। इनके रूलिंग पीरियड को सबसे अच्छा रूलिंग पीरियड माना जाता है ना, बाकी के कंपैरेटिवली, राइट। तो बहुत ज़्यादा ये अपने लैंड को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, बहुत मतलब प्रजा जो थी इनकी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, है ना, क्योंकि इनका राजा बहुत समझदार था, बहुत खुश था और बहुत ही पावरफुल था। मतलब कोई इनसे ना जल्दी से पंगा नहीं लिया करता था। ठीक है, नाउ दिस वाज एट द टाइम व्हेन द लैंड बिटवीन द, ये वो टाइम था जिस टाइम तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के जो बीच का एरिया था उसको एक्वायर करने के लिए बार बार अटैक हुआ करते थे कि हमें ये एरिया मिल जाए। क्यों, इस पर रीज़न क्या था। अब मैं इसको ध्यान से सुनना,
ध्यान से इसकी कहानी को हम समझते हैं। ये था विजयनगर पूरा, ठीक है, विजयनगर था। विजयनगर के यहाँ पर कृष्णा रिवर और यहाँ पर तुंगभद्रा रिवर फ्लो करती थी। ये जो बीच का एरिया है इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था रायचूर दोआब। क्या कहा जाता था? रायचूर दोआब। इस रायचूर दोआब को क्यों कैप्चर करने के लिए बार बार राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, बैटल करते रहते थे? क्योंकि दो रिवर का फ्रेश वाटर इस लैंड की फर्टिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसकी इस पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो भी इसमें कल्टीवेशन करेंगे, जो भी फार्मिंग करेंगे तो उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता था। तो सोचो जरा, जब प्रोडक्शन अच्छा होगा एग्रीकल्चर का तो बाहर की जो भी स्टेट होते थे, कंट्री होती थी, जब डिमांड करेगी किसकी? एग्रीकल्चर की, सरप्लस ग्रेन की, तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उसको बाहर भेजेगी, सप्लाई करेगी, उस पर्टिकुलर राजा के पास में पैसा आएगा और इस तरीके से वो प्रॉस्पर हो जाएगा। इसलिए ये एरिया एक्वायर करना सभी राजाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन कोई इसको एक ही एक्वायर कर सकता था, और किसने किया? ये किया विजयनगर के महान शासक जिनका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने 1512 के अंदर क्या किया? तुंगभद्रा इसको रायचूर दोआब को कैप्चर कर लिया, यानी कि ये सक्सेस हो जाते हैं रायचूर दोआब को कैप्चर करने में। एंड फिर ओडिशा के रूलर्स ने कृष्णदेव राय से इसे छीनने की कोशिश करी, कृष्णदेव राय से बैटल किया कि भाई ये हमारे हाथ आ जाए। लेकिन इन्होंने 1414 के अंदर जब ओडिशा के रूलर्स ने इसको बैटल में हराने की कोशिश की तो वो बुरी तरीके से हार जाते हैं, कृष्णदेव राय जीत जाता है। फिर ये रायचूर दोआब कृष्णदेव राय के पास ही रहता है। इसके अलावा फिर कोशिश करी बीजापुर के सुल्तान ने 1520 के अंदर, लेकिन वो भी हार जाते हैं। तो कृष्णदेव राय के रहते किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी की मतलब हिम्मत नहीं थी कि कोई रायचूर दोआब को उससे छीन सके या उसके राज्य को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, नाउ 1542 के अंदर कंट्रोल द सेंटर हैड शिफ्टेड द अनदर रूलिंग लाइनेज। अब क्या होता है? 1542 के अंदर सीन में दूसरी लाइनेज वो आ जाती है, एक दूसरी डायनेस्टी आ जाती है जिसका नाम था अराविदु डायनेस्टी। ठीक है, अराविदु डायनेस्टी विच रिमेन द पावर टिल द 17th सेंचुरी। और फिर ये 17th सेंचुरी तक 1542 से लेकर के 17th सेंचुरी तक किसका रूल रहता है? ये रहता है अराविदु डायनेस्टी का। ठीक है, अराविदु डायनेस्टी के रूलर्स रूल करते हैं। ठीक है, अब हम पूरी यहाँ पर जानेंगे कि एक्चुअल में ये जो 1565 में, ठीक है, ये कैसे डिक्लाइन होती है ये सिटी, जबकि इतनी ज़्यादा फ्लरिश थी, है ना। फ्लरिश होने के साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी स्टेट था। लेकिन फिर ये क्यों डिक्लाइन हुई? क्या रीज़न था इसके पीछे? ठीक है, ये रीज़न जानने से पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कृष्णदेव राय के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। कृष्णदेव राय ने अपने रीज़न में, क्योंकि इनको ना लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, तो इन्होंने खुद अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अमुक्त माल्यदा। जिसका नाम क्या था बच्चा? जिसका नाम था अमुक्त माल्यदा। तो अमुक्त माल्यदा, यहां से क्वेश्चन आता है, अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा। तो ये रिटन बाय कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। तो ये कृष्णदेव राय ने लिखी थी। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में लिखी थी? जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट से। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी ये? तेलुगु में। कौन सी लैंग्वेज में? तेलुगु लैंग्वेज में लिखी थी। इसमें क्या बताया था इस अमुक्त माल्यदा बुक में? इसमें पूरा का पूरा अपने स्टेट के बारे में, पूरा स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया था। फिस्कल स्टेट मतलब हमारे राज्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और एक राजा का धर्म क्या कहता है कि उसको उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे उनकी इनकम होती है। तो कहने का मतलब उस टाइम में जो सी पोर्ट्स होते थे, राजा का कर्तव्य होता है कि सी पोर्ट से ही ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम होती है। यही एक ऐसा मात्र जरिया है जिससे कि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वाली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने अपने इस अमुक्त माल्यदा के अंदर सी पोर्ट्स को ज़्यादा एम्फसाइज किया है। ठीक है, सी पोर्ट्स को ज़्यादा एम्फसाइज किया है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जान लेनी चाहिए। साथ साथ में चलो, लिखने पढ़ने का शौक तो था ही, साथ साथ में कृष्णदेव राय ने बहुत सारे बिल्डिंग और टेम्पल्स वगैरह का भी कंस्ट्रक्शन करवाया। तो उन्होंने एक टाउन बनवाया था, उस टाउन का नाम क्या है? उन्होंने एक टाउन बनाया था, इस टाउन का नाम क्या है? इस टाउन का नाम है नगलापुरम। और ये नगलापुरम क्यों बनाया गया था? आफ्टर हिज मदर डेथ। उनकी मदर की डेथ के बाद उन्होंने उनकी याद में ये नगलापुरम विलेज बनाया था, मतलब टाउन बनाया था। ठीक है, और इसके साथ साथ में बहुत सारे गोपुरम्स भी बनाए।
ठीक है, बहुत सारे गोपुरम से बनाए और एक मंडप भी बनवाया, ठीक है, एक मंडप भी बनाया जो कि विरूपाक्ष टेम्पल के मतलब बिल्कुल टेम्पल के सामने, ठीक है, एक बड़ा सा मंडप बनाया जहाँ पर डेटीज़ की जो शादी वादी होती थी, है ना, और लोग वहाँ पर गाना नाचना गाना बजाना ये सब होता रहता है, तो वो उस तरह का मंडप भी बनवाया इन्होंने, है ना। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कृष्णदेव राय के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जितना भी मैंने बताया है यहाँ पर इसको नोट कर लेना कहीं पर शॉर्ट में, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर से फंसने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि विजयनगर कैसे डिक्लाइन हुआ। अब इस कहानी को जानते हैं, ठीक है, विजयनगर कैसे डिक्लाइन हुआ इस कहानी को जानते हैं। 1565 के अंदर विजयनगर पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाता है। 1565 के अंदर बैटल हुई थी, कौन सी बैटल हुई थी, जल्दी से बताओ फटाफट से, बैटल कौन सी हुई थी, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको राक्षसी तंगड़ी बैटल भी कहा जाता है, ठीक है, इसको दो नाम से जाना जाता है और ये 1565 में हुई थी। अब इसमें क्या हुआ था, आपने देखा कि 1542 में अराविदु डायनेस्टी आ जाती है, अराविदु डायनेस्टी आ जाती है। तो अराविदु डायनेस्टी के एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक चीफ मिनिस्टर थे, एक नायक थे जिनका नाम था रामा राय, जिनका नाम क्या था, रामा राय। ये कौन थे, ये चीफ थे, मिलिट्री के चीफ कमांडर थे, ठीक है, क्लियर, नायक जिसको हम बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ठीक है, इन तीनों के सुल्तानों को क्या किया, आपस में भिड़वा दिया, मतलब कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट कर दी। क्यों करी, क्योंकि ये रायचूर दोबाब को बार बार अटैक करके उसको एक्वायर करना चाहते थे। तो इस रायचूर दोबाब को बचाने के लिए और अपने विजयनगर एम्पायर को बचाने के लिए इसने क्या किया, आसपास में, क्योंकि ये इसको डर था कि कहीं ये रायचूर दोबाब निकल गया तो धीरे धीरे ये विजयनगर को भी एक्वायर कर लेंगे, तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो उसको बचाने के चक्कर में ये क्या करता है, एक कॉन्स्पिरेंसी, एक षड्यंत्र रचता है। उन षड्यंत्र में इन तीनों को क्या कर लेता है, शामिल कर लेता है। तो एक कहते हैं ना कि भड़काने वाला काम। तो गोलकुंडा के रूलर से कहा कि यार बीजापुर के रूलर आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, बीजापुर को बोला कि अहमदनगर के रूलर आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। तो तीनों को मतलब एक कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट करके तीनों को उसमें फंसा दिया, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब थोड़े टाइम तक तो तीनों में राइवलरी रही, दुश्मनी रही, लेकिन बहुत जल्दी ही इन तीनों को पता चल जाता है कि ये सारा का सारा बना बनाए खेल जो है, एक चालाकी जो है वो रामा राय की है। तो इन तीनों ने क्या किया, अपने आप को यूनाइट कर लिया। तो तीनों की आर्मी एक तरफ, ठीक है। अब इन तीनों ने क्या कर लिया, एका कर लिया कि भाई ये जो है विजयनगर का ये जो चीफ मिनिस्टर है कौन, रामा राय, इसको हमें सबक सिखाना है, क्योंकि इन्होंने ही हम तीनों में इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। अब हम करेंगे कि ये क्या कर सकता है। तो इन्होंने ओपन चैलेंज दिया है ना कि हम एक बैटल लड़ते हैं, उसका बैटल का नाम है तालीकोटा। इस बैटल में जो जीत गया उसका रायचूर दोबाब भी उसका हो जाएगा और साथ साथ में विजयनगर भी, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि रामा राय बुरी तरीके से इस तालीकोटा के बैटल में हार जाता है और तीनों की कंबाइंड आर्मी जो है वो विन हो जाती है, ठीक है, वो जीत जाती है। और विजयनगर का ये जो है रामा राय वो पूरी तरीके से हार जाता है और इस तरीके से विजयनगर डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन अब जो इसमें रूलर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विजयनगर की जो कैपिटल थी, है ना, हम्पी, उन्होंने क्या किया, अपने आप को शिफ्ट कर लिया और कहाँ पर आ गई, ये ईस्टर्न साइड में, जिसको चंद्रगिरी कहा जाता है, ठीक है, जिसको चंद्रगिरी, पहले यहाँ पर थी आपकी, ठीक है, साउथ साइड में थी। अब ये क्या करते, अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं और ये चंद्रगिरी में आकर रूल करने लगते हैं। तो विजयनगर जब बिल्कुल पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया, तो डिक्लाइन होने के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से खाली करके ये इधर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एरिया में जिस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, एक तो चंद्रगिरी, ये है आपका विजयनगर, ठीक है, ये क्या है, विजयनगर, राइट। ये है यहाँ पर बीजापुर, ठीक है, ये है आपका, ये तुंगभद्रा हो गई, राइट। और क्या आ जाएगा आपका, मैसूर हो गया और मदुरई हो गया, रामानंदपुरम, ठीक है। जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आएगा आपका, जैसे कि चंद्रगिरी है, चंद्रगिरी को लोकेट करना है, यहाँ पर विजयनगर है, ठीक है, और यहाँ पर बीजापुर है, ये है आपका गोलकोंडा, ठीक है, और ये है बिदार,
बिदार कौन सी जगह मैम? बिदार वो है जहां पर बर्तनों पर नक्काशी की जाती थी, और ये है कर्नाटक के अंदर, ठीक है, ये है कर्नाटक के अंदर। बर्तनों पर मतलब कि जो डिज़ाइन वाले डिज़ाइनर जो यूटेंसिल्स होते थे इस तरीके के, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ना जो डिज़ाइन वगैरह किए जाते हैं इस तरीके से, है ना, तो ये बिदार में किए जाते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस था ये। क्लियर? ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं रायाज एंड द नायकास। ये देख रहे हो पिक्चर, ये कौन होते थे? नायक होते थे। और ये कौन है? ये इनके सारे के सारे सोल्जर्स हैं। तो सोल्जर्स का ये कमांडर होता था, है ना, जिसको नायक कहा जाता था। नायक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता था विजयनगर एम्पायर के अंदर। अमंग दोज हु एक्सरसाइज पावर इन द एम्पायर वर मिलिट्री चीफ, जिनके पास राजा के बाद दूसरी बड़ी पावर थी, इसको कहा जाता था मिलिट्री चीफ। और इसी मिलिट्री चीफ को नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। नायक क्या होती है बच्चा? पोस्ट होती है। मिलिट्री के चीफ कमांडर क्या होता है? एक पोस्ट ही तो होती है, तो उसको नायक कहा जाता था। दीज चीफ वर नोन एज द नायकास एंड दे यूजुअली स्पोक द तेलुगु। ये क्या करते थे? ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा को स्पीक किया करते थे। मैनी नायक सबमिटेड टू द अथॉरिटी, बहुत सारे लोग जो हैं वो राजा को खुश करने के लिए खुद राजा की खिदमत में हाजिर हो जाते थे। उनके लिए हैवी हैवी गिफ्ट लेकर जाते थे कि राजा उनसे खुश रहे और उनका काम इसी तरीके से चलता रहे और राजा उनकी ट्रांसफ़र कहीं और ना करे। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनकी हर 5 साल बाद ट्रांसफ़र करती रहती है भाई। जैसे गवर्नमेंट टीचर हो गए इनकी भी, है ना, तो ये क्या करते थे कि भाई हमें इसी जगह पर रहना है, तो राजा को खुश करना बहुत ज़रूरी है। तो हैवी हैवी गिफ्ट लेकर जाना, है ना, खुद वहाँ पर प्रेजेंट होना, फिजिकली प्रेजेंट होना, ये वगैरह वगैरह। तो मैनी नायक सबमिटेड टू द अथॉरिटी टू द किंग विजयनगर, ऑफन दे रिबेल हैड बी सबड्यूड बाय द मिलिट्री एक्शन। तो ये क्या करते थे? इनका सबसे बड़ा काम होता था, ठीक है, राजा की आर्मी तो संभालते ही थे, साथ साथ में इनके पास वो पावर थी जिसकी वजह से ये राजा पर क्या कर सकते थे? फोर्स, मतलब एक तरीके से राजा को फोर्स कर सकते थे किसी बात को मनवाने में, कोई डिमांड को मनवाने में। अब इन्होंने अगर कोई डिमांड रखी रूलर के सामने और रूलर ने मानो नहीं बोला, नहीं, उसको नो कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करते थे? ये अपने सैनिकों को भड़का देते थे राजा के खिलाफ, है ना, और बार बार रिबेल कर दिया करते थे, विद्रोह कर दिया करते थे। तो विजयनगर के जो रूलर थे, ठीक है, इस तरह के रिबेल्स को सप्रेस करने में लगे रहे। कृष्णदेव राय की डेथ के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ये हो गया था, क्योंकि उसके टाइम तक तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह का रिबेल कर दे। लेकिन उनके बाद जो वीक सक्सेसर आए, ठीक है, वीक सक्सेसर का मतलब इतने वीक भी नहीं थे, लेकिन बार बार उनकी बात को मनवाना था। नायक जो थे उनसे डिमांड करते थे, अगर वो डिमांड नहीं फुलफिल होती थी तो वो रिबेल कर दिया करते थे। तो वो राजा जो थे, उनके सक्सेसर जो थे विजयनगर के कृष्णदेव राय के बाद, तो वो उनको रिबेल्स को दबाने में ही लगे रहे, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। तो ये नायक का रूल होता था। अच्छा, उसके बाद होता है कि अमर नायक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अमर नायक सिस्टम को भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो अमर नायक सिस्टम क्या होता है? ये नायक तो समझ में आ गया मैम, लेकिन ये अमर नायक सिस्टम क्या होता है, अब हम इसको समझने वाले हैं। अमर नायक सिस्टम होता है, अमर नायक सिस्टम होता है, ये एक तरीके का ना सिस्टम देख रहे हो ना, ये इसको मैं सिस्टम लिख देती हूँ, ठीक है। ये पोस्ट नहीं थी या कोई ये किसी इंसान का नाम नहीं था, ये एक सिस्टम था। सिस्टम क्या था कि जब भी कोई नायक अपनी मिलिट्री में कोई बहुत अच्छा काम किया करता था, तो राजा उसको खुश होकर के एक टेरिटरी गवर्न कर दिया करता था। फॉर एग्जांपल मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं विजयनगर का राया हूँ या फिर विजयनगर की रूलर हूँ, ठीक है। अब किसी ने, जो मेरी मिलिट्री का कमांडर होगा, नायक होगा, उसने बहुत अच्छा काम किया और कहीं पर गया, मैंने उसको लड़ाई के लिए भेजा, वो लड़ाई को विन करने के लिए आ गया, तो मैं उसकी इस जीत से मैं बहुत खुश होंगी। तो मैंने उसको इनाम में क्या दे दिया, उसको एक टेरिटरी गवर्न कर दी कि भाई मेरी तरफ से तुम्हें ये इनाम में मैं ये टेरिटरी देती हूँ, ये एरिया देती हूँ, इसका तुम्हें हेड बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था राजा की तरफ से टेरिटरी गवर्न करने का जो सिस्टम था, उसी को ही अमर नायक सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अ टेरिटरी governed by the रायाज टू नायक, ठीक है। नायक को जो टेरिटरी गवर्न करके दी जाती थी राजा की तरफ से, उसी को ही अमर नायक सिस्टम कहा जाता था। और ये अमर नायक सिस्टम का आइडिया कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, ये लिया गया था दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम से।
दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम से ये आइडिया लिया गया था। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स। तो यहाँ पर हम विजयनगर द कैपिटल, तो विजयनगर की कैपिटल के बारे में और इसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में हम पूरा का पूरा जानेंगे कि विजयनगर पर कहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ पर अर्बन सेंटर था, रॉयल सेंटर था, सेक्रेड सेंटर था, वगैरह वगैरह, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जानेंगे। लाइक ऑलमोस्ट कैपिटल, विजयनगर वॉज करेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्टिव द लेआउट द बिल्डिंग स्टाइल। तो ये अपने बिल्डिंग स्टाइल के लिए बहुत अच्छा माना जाता था। इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स इसमें बनी हुई थी। हालांकि अभी तो देखो ये थोड़ी सी टूटी फूटी हालत में आपको नजर आ रही है, लेकिन किसी टाइम में ये बहुत सुंदर सिटी हुआ करती थी। अपने बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर स्टाइल्स को इसकी एक पहचान थी ये, है ना। सुंदर सुंदर टेम्पल बने हुए थे, बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे। इन्हीं की वजह से ही विजयनगर इतनी ब्यूटीफुल सिटी मानी जाती थी। ठीक है, ये क्या है बच्चा, इस मैप को देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। ये पूरा का पूरा आप ये लगा लो कि विजयनगर है। ठीक है, ये क्या है, ये सैक्रेड सेंटर है। अब ये सैक्रेड सेंटर क्या होता है? सैक्रेड सेंटर का मतलब होता है जहाँ पर मोर देन 60 टेम्पल्स हुआ करते थे, है ना। ये पवित्र नगरी जिसको कहते हैं, है ना। सैक्रेड का मतलब होता है प्योर, पवित्र जिसको कहते हैं। ये है रॉयल सेंटर, जहाँ पर क्या करते थे, राजा और उसके नोबल्स इस एरिया में रहते थे। और क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये हो गया आपका पूरा का पूरा अर्बन सेंटर, जहाँ पर लोग रहा करते थे, ऑर्डिनरी पीपल रहा करते थे। ये पूरा का पूरा हो गया आपका अर्बन सेंटर। और ये है हम्पी, ये क्या है, हम्पी, जो विजयनगर की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैप है, इसको ध्यान से देख लो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं फाइंडिंग अबाउट द सिटी। तो इस सिटी के बारे में सबसे पहले किसने रिसर्च करी, मतलब कौन कौन से ट्रैवलर्स आए थे जिन्होंने इस सिटी को विजिट करके अपनी एक क्या दी, अपना एक ओपिनियन रखा, अपनी एक राय दी और इसके बारे में पूरा का पूरा डिफाइन किया। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स जो हैं वो विजयनगर को विजिट करते हैं। कौन सा ट्रैवलर कब आया, उसने विजयनगर के बारे में क्या कुछ बताया, ये सारा हम जानने वाले हैं। सेवरल ट्रैवलर्स विजिट द सिटी एंड रोट अबाउट द नोटेबल अमंग देयर अकाउंट विद आर दोज। एक इटालियन ट्रेडर थे, जिसका नाम था निकोलो दे कोंटी। ठीक है, निकोलो दे कोंटी। और इसके अलावा एक एम्बेसडर थे जिनका नाम था अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक को पर्शिया के रूलर ने विजयनगर में भेजा था कि भाई वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देख कर आओ। इस तरीके से अब्दुल रज़ाक विजयनगर में आता है। ठीक है, ये कौन था, एक पर्शियन एम्बेसडर था। इसके अलावा एक कौन थे, एक मर्चेंट थे, ठीक है, व्यापारी थे जिनका नाम था अफानासी निकितिन। ये कहाँ से थे बच्चे, ये रशिया से। और ये तीनों ही कब आए थे, ये तीनों ही 15th सेंचुरी में आए थे विजयनगर में। 14th सेंचुरी में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और ये 15th सेंचुरी में आ गए थे। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, उसके अलावा दौरते बरबोसा, दोमिंगो पेस और फर्नाओ नूनीज। ठीक है, ये तीनों के तीनों पुर्तगाल से थे और ये 16th सेंचुरी के अंदर आते हैं। इसको भी नोट कर लेना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एक एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, उसको कहीं पर नोट कर लेना क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, नाउ water resources. Almost the striking feature about the location Vijayanagar is the natural basin formed the river Tungabhadra which flow the northern direction. अब ये जो विजयनगर के, ठीक है, विजयनगर के इस वाली साइड में ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से, और इसका पानी का जो बहाव था यानी कि इसका जो फ्लो डायरेक्शन था, ठीक है, तो क्या था, ये है आपकी तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर। और यहाँ पर क्या थी, कृष्णा रिवर थी। तो इनकी जो एक फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता था, वाटर मतलब बहने का जो एक डायरेक्शन होती थी, वो होती थी नॉर्थ से लेकर के और ईस्टर्ली। ऐसे तो पानी ऊपर से ऐसे तो जाएगा ना बह करके, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये इसका फ्लो होता था। ठीक है, यहाँ पर भी नॉर्थ से ईस्टर्ली, राइट। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या था इसका, नॉर्थ ईस्टर्ली। ऑलमोस्ट द केसेस एम्बार्कमेंट बिल्ट विद, हालांकि ये विजयनगर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, है ना, और पहाड़ियों में से सुंदर सुंदर से झरने भी बहा करते थे, राइट, जो इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करते थे, चार चांद लगा देते इसकी सुंदरता में। ठीक है, तो ये देखिए, इसी को यहाँ पर बताया गया है कि इन्हीं वाटर स्ट्रीम से ही क्या किया जाता था, स्ट्रीम से ही इस तरह के वाटर को स्टोर करके एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था। और इस टैंक का नाम क्या है, कमलापुरम टैंक। ठीक है, इस टैंक का नाम क्या है, कमलापुरम टैंक। तो विजयनगर पहले भी
पानी की कमी वहाँ पर देखी जाती थी। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए लोग एग्रीकल्चर में अपनी एग्रीकल्चर को कैसे इरिगेट करेंगे, है ना, सिंचाई वगैरह करने के लिए तो पानी तो चाहिएगा। तो उसी पानी के मतलब वाटर अरेंजमेंट्स करने के लिए इन्होंने एक बड़ा सा, किसने, संगम डायनेस्टी के रूलर ने एक बड़ा सा क्या बनाया, कमलापुरम टैंक बनाया। ठीक है, कमलापुरम टैंक। ठीक है, कमलापुरम टैंक, राइट। ये कमलापुरम टैंक जो है आई थिंक विजयनगर के किसने बनाया था, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, और ये आ गया आपका हीरिया कैनाल। ये हीरिया कैनाल संगम डायनेस्टी के रूलर ने बनाया था। ठीक है, संगम डायनेस्टी के रूलर्स ने बनाया था। ये क्यों किया जाता था, क्योंकि इसके पानी से लोग जो हैं वो अपने खेतों में सिंचाई वगैरह किया करते थे, और डेली जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं तो कभी कभी उनमें भी क्या कर लिया करते थे, यूज़ कर लिया करते थे। ठीक है, तो इनका पानी एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्टिफिकेशन एंड द रोड। ये देख रहे हो, विजयनगर को पूरी 7 लाइंस के अंदर क्या किया गया था, प्रोटेक्ट किया गया था। इस तरीके से ये विजयनगर है, इसके चारों तरफ जो है वो 7 लाइंस बना दी गई थी और इसको इतना ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रखा गया था। ठीक है, तो अब्दुल रज़ाक जो कि बहुत इम्प्रेस होते हैं इनकी फोर्टिफिकेशन से, है ना। तो अब्दुल रज़ाक एन एम्बेसडर सेंट बाय द रूलर पर्शिया कालीकट, तो इनको पर्शिया के रूलर ने भेजा था। ठीक है, और ये आकर के कालीकट रुकते हैं और आज के टाइम में इसको कोंगजी कोड कहा जाता है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, अगर डेप्थ में पूछें, कोई बच्चा इसको लाइटली लेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये बातें जरूर जाननी है। ठीक है, तो प्रेजेंट डे कोंगजी कोड, तो पहले इसको कालीकट कहा जाता था। ठीक है, इन द 15th सेंचुरी, ये कब आता है, 15th सेंचुरी में आता है, वॉज ग्रेटली इम्प्रेस। ऐसा कौन सा ट्रैवलर है जो कि विजयनगर के फोर्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, तो उसका नाम लिखना है आपने अब्दुल रज़ाक। ठीक है, जो 15th सेंचुरी में आया था और पर्शिया के रूलर ने इनको भेजा था। ठीक है, एंड मेंशन द 7 लाइंस। इस तरीके से इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा कि विजयनगर के चारों तरफ 7 लाइंस बिल्ड की गई हैं। ठीक है, दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं, राइट। तो एंड मेंशन द 7 लाइंस ऑफ द फोर्ट, दीज एनरिच नॉट ओनली द सिटी बट ऑल्सो द एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट। ये देख, ये इस तरीके की दीवार होती थी। ठीक है, ये इस तरीके की दीवार होती थी, और ये दीवार भी ना ऐसे नहीं बनाई जाती थी कि ईंटों को सीमेंट से जो है वो जोड़ दिया जाता था और इस तरीके से वॉल बनाई जाती थी, नहीं। बड़े बड़े पत्थर होते थे, नुकीले पत्थर होते थे, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ अटैच करके ये बहुत बड़ी मजबूत दीवार बनाई गई थी, जो टूटे से भी नहीं टूटी थी। फेविकॉल का मजबूत जोड़ था, है ना। तो इनके अंदर ही 7 लाइंस के अंदर ही, मान लो यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट लाइन में क्या होती थी, एग्रीकल्चर होती थी। सेकंड लाइन में यहाँ से यहाँ तक क्या होती थी, हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है छोटी छोटी सेना की टुकड़ियाँ जगह जगह पर तैनात की गई। तो ये पूरा का पूरा सोल्जर्स एरिया था, है ना, सिविल लाइन से। उसके बाद थर्ड में जाते थे तो फॉरेस्ट मिलते थे। तो कहने का मतलब ये कि अगर मान लो किसी दुश्मन ने सोचा कि मुझे विजयनगर को एक्वायर करना है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, चारों तरफ जो पहाड़ियाँ थी, चारों तरफ जो पहाड़ियाँ थी, इन पहाड़ियों को क्रॉस करेगा। कोई भी दुश्मन होगा, कोई भी एनिमी होगा, पहाड़ियों को क्रॉस करके जब फर्स्ट लाइन तक आएगा तो बोलेगा कि यार यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो एग्रीकल्चर है, खेत खलियान है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, चलो वापस चलो। वो कहेगा कि नहीं, इसके पीछे भी हो सकता है, तो ये सेकेंड लाइन में जाएंगे। सेकेंड लाइन में यहाँ पर पहले ही छोटी छोटी सेना की टुकड़ियां तैनात कर दी गई थी, चलो इनको भी जैसे तैसे क्रॉस किया। थर्ड में आएंगे फॉरेस्ट आएगा, फोर्थ में आएंगे गार्डन्स होंगे, फिफ्थ में आएंगे रेजिडेंशियल एरिया होंगे, सिक्स में आएंगे टेम्पल्स और बिल्डिंग्स वगैरह होंगे, सिक्स में आएंगे, तब जा करके विजयनगर तक ये पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब उस फोर्ट तक पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आते 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 उस दुश्मन की एनर्जी तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, है ना, और वो कहीं ना कहीं गिव अप करके वापस ही सेकंड थर्ड लाइन से चला जाएगा। इसलिए ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो दुश्मनों से बचने के लिए इतना कुछ किया हुआ था। और साथ साथ में एक बात और बता दूं, ठीक है, साथ साथ में विजयनगर जो इन पहाड़ियों के बीच में लोकेटेड था ना, मतलब चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, तो विजयनगर के रूलर्स ने पहाड़ों से सीधा सीधा रास्ता नहीं बनाया था, बल्कि पहाड़ों के नीचे से रास्ता बनाया था, है ना। तो जैसे हिल स्टेशन पर जाते हैं तो पहाड़ों के बीच बीच में ऐसे सिंपल से सीधा सीधा सा रास्ता बनाया जाता है ना, तो दूर से ही दिखाई देता है। लेकिन अगर दूर से दिखाई देता तो दुश्मन उस रास्ते से अंदर एंटर कर सकता था। तो अंदर ही अंदर से वैलीज से क्या बनाए गए थे, वैलीज से ही रास्ते बनाए गए थे, राइट। चलिए फोर्टिफिकेशन एंड द रोड की बात करते हैं। तो फोर्टिफिकेशन अभी आपने देखा, तो अब फोर्ट वॉज एंटर थ्रू द वेल गार्डेड गेट विच लिंक द सिटी एंड मेजर रोड। ये जो फोर्ट होता था, कौन से किले की बात की गई, जिसको 7 लाइन्स से प्रोटेक्ट किया गया था, उस किले तक पहुंचने के लिए दुश्मन को इतनी क्रॉस करनी पड़ती थी लाइन्स,
एंटर थ्रू द वेल गार्ड। अब ये जो फोर्ट होता था, इसका जो एंट्रेंस गेट होता था वो बहुत बहुत सिक्योरिटीफुल बनाया गया था, बहुत सिक्योरिटी से बनाया गया था उसको। एक तो बहुत बड़ी बड़ी दीवार से बनाया गया था और बहुत ऊंचा बनाया गया था, है ना। और ये दीवारों का पता ही है कि कैसे एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ, जो वेजेस होते थे, नुकीले पत्थर होते थे, उनको अटैच करके बनाया जाता था। इनके यहाँ पर क्या होते थे, गेट कीपर्स लगे होते थे जो हर आने जाने वालों का एक पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार करते थे, ठीक है। और इसकी कनेक्टिविटी जो है वो मेजर रोड से दी गई थी, सिटी के मेजर रोड से दी गई थी, राइट। चलिए, द आर्क ऑन द गेटवे लीडिंग इनटू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट एज वेल एज डोम ओवर द गेट। अब आप ये देख रहे हो कि आर्क ओवर द गेट। अब इसका स्ट्रक्चर देखो जरा, इस गेट का स्ट्रक्चर देखो। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी न किसी तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मुस्लिम्स का यानी कि पर्शियन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो गुंबद है ये भी हमारे इसका नहीं है, किसका, इंडिया का नहीं है, मतलब हिंदुओं का नहीं है ये। तो ये जो टच, ये जो आर्क देख रहे हो, ये जो गुंबद देख रहे हो, ये इस्लामिक स्टाइल है, ठीक है। तो रोड्स जनरली इंडो इस्लामिक, इसीलिए इन दोनों, इंडो भी और इस्लामिक भी, दोनों तरह के स्टाइल्स को कंबाइन करके, मिक्स करके इसको एक नया नाम दे दिया गया जिसको कहा गया इंडो इस्लामिक स्टाइल। रोड जनरली बाउंड थ्रू द वैली। अब रोड्स मैंने कहा ना कि बनाए गए थे वैली के नीचे नीचे, मतलब घाटियों के अंदर से ही बनाए गए थे। अवॉइडिंग द रॉकी टेरेनियन, सम ऑफ दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड एक्सटेंड द टेम्पल गेटवेज एंड लाइन बाय द बाजार। और हर एक सड़क को, हर एक रोड को मार्केट से, टेम्पल से, रॉयल सेंटर से, इस तरीके से कनेक्टिविटी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, अर्बन कोर मूविंग अलॉन्ग द रोड। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड द चाइनीज पोस्टलिम। अब यहां पर देखना, आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकवेशंस के दौरान यहां पर कुछ चाइनीज बोल के टूटे फूटे पीसेस मिलते हैं। इनको जब एक्सकवेशंस के दौरान निकाला गया और जिस एरिया से निकले उस एरिया को जब आइडेंटिफाई किया गया तो पता चला कि यहाँ पर कोई रिच ट्रेडर्स रहा करते थे। इस एरिया में ट्रेडर्स ही रहा करते थे जो इतने महंगे महंगे बर्तनों को यूज़ करते थे, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल जहाँ पर रहते थे उस तरह की कोई वहाँ पर चीज़ नहीं मिली। तो जहाँ पर महंगी कोई चीज़ मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम में पहले कभी अमीर लोग वहां पर रहा करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड द चाइनीज पोर्सलिन सम ऑफ दीज एरिया इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्टर्ली कॉर्नर ऑफ द अर्बन कोर। तो अर्बन कोर के, मान लो ये पूरा विजयनगर है, ठीक है, अर्बन कोर के, ये अर्बन कोर है, ठीक है, अर्बन कोर है। इस अर्बन कोर के कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्ली एरिया में, यहाँ पर अर्बन कोर के इस वाले एरिया में मर्चेंट्स रहा करते थे। सजेस्टेड दैट दीज एरिया मे हैव बीन ऑक्यूपाइड द ट्रेडर्स। दिस वॉज ऑल्सो मुस्लिम दा। और इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर हमें कुछ मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर भी मिले हैं। तो वहाँ पर कैसे पता चला कि हम मुस्लिम रहते थे, क्योंकि इस तरह की मॉस्क के हमें प्रूफ भी मिले हैं जहाँ पर जा कर के वो प्रेयर वगैरह करते थे, इबादत करते थे, जो भी कुछ करते थे। तो मॉस्क के मिलने से पता चला कि उस टाइम तक जो है वो मुस्लिम्स आ चुके थे। टॉम्स एंड मॉस्क लोकेटेड हेयर हैव द डिस्टिंक्ट फंक्शंस। और इससे सारा पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती थी। अब हम बात करते हैं किसकी, ये पूरा का पूरा रॉयल सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं रॉयल सेंटर की। ये रहा रॉयल सेंटर, ठीक है। रॉयल सेंटर के अंदर लोकेटेड द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। तो ये जो सेटलमेंट वाला पार्ट जो था, जहाँ पर लोग मतलब मिलजुल कर पूरे विजयनगर के लोग रहा करते थे, तो विजयनगर के कौन से पार्ट में, विजयनगर के आपके साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर, ये रहा आपका साउथ, ठीक है, और ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न पार्ट पर ये हो गया आपका साउथ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर रॉयल सेंटर हुआ करता था। इसके अंदर इंक्लूडेड द 60 टेम्पल, इस पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर 60 टेम्पल्स हुआ करते थे। और इनके अलावा 30 बिल्डिंग्स ऐसी थी जो कि बहुत ब्यूटीफुल बनी हुई थी, ठीक है। तो 60 टेम्पल्स इंक्लूडिंग दिस वाज दिस इज व्हाट द पेज हैड टू से दैट द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा विच टुगेदर ही कॉल्ड हाउस ऑफ विक्ट्री। तो डोमिंगो पेस ने क्या कहा, महानवमी डिब्बा को देखते हुए कहा कि ये हाउस ऑफ विक्ट्री है, क्योंकि इस रॉयल सेंटर के अंदर एक हमें ऑडियंस हॉल मिला, एक हमें महानवमी डिब्बा मिला। तो इन सबको देख करके डोमिंगो पेस ने कहा कि ये हाउस ऑफ विक्ट्री है। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि किसने महानवमी डिब्बा को हाउस ऑफ विक्ट्री कहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा डोमिंगो पेस। क्या आ जाएगा, डोमिंगो पेस, जो कि 16th सेंचुरी में विजयनगर में इन्होंने विजिट किया था, ठीक है। नाउ
अब हम बात करते हैं किसकी, महानवमी डिब्बा की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको ध्यान से देख लो, सुन लो। लोकेटेड ऑन द महानवमी डिब्बा। अब ये जो मैंने पूरा का पूरा रॉयल सेंटर बताया है, तो इसमें रॉयल फैमिलीज रहा करती थी, है ना, राजा के दरबारी होते थे, कर्टियर्स होते थे, नॉबल्स होते थे, तो सारी रॉयल फैमिलीज रहा करती थी, रिच फैमिली रहा करती थी। अब उनमें से बहुत बड़ी बड़ी वो सारी की सारी बिल्डिंग बनी हुई थी, उनमें से सबसे बड़ी जो बिल्डिंग बनी हुई थी, सबसे बड़ा जो पैलेस बना हुआ था, वो किंग्स का पैलेस था, ठीक है, वो किंग पैलेस था, ठीक है, किंग्स पैलेस था। ये किंग का पैलेस जो है, इसको इतना बड़ा होने की वजह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसके ओपन स्पेस को, ठीक है। तो उसमें एक में था महानवमी डिब्बा और दूसरे में था ऑडियंस हॉल, ठीक है, ऑडियंस हॉल। तो ये राजा के पैलेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक पार्ट में महानवमी डिब्बा बना दिया, तो दूसरे पार्ट में ऑडियंस हॉल बना दिया। तो ये जो महानवमी डिब्बा था, ये विजयनगर के सबसे ऊंचाई, सबसे हाइट पर ये बना हुआ था, और इसकी हाइट लगभग कितनी थी, इसकी हाइट जो थी वो 40 फीट थी, और ये लगभग इसका जो ये सरफेस एरिया है 11,000 स्क्वायर फीट पर ये फैला हुआ था। 11,000 स्क्वायर फीट पे ये पूरा का पूरा इसको बनाया गया था। इसकी पूरी की पूरी जो परिधि होती है, इस तरह की ये घेरेबंदी होती है, ये 11,000 स्क्वायर फीट, ठीक है, और इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 40 फीट थी, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये जो हाइट थी यहाँ से लेकर के, यानी कि सरफेस एरिया से, ग्राउंड से लेकर के, और इतनी, ये क्या थी, पूरी की पूरी 40 फीट हाइट थी, ठीक है। नाउ, और ये जो पार्ट है, ये वाला आपका, ये था 11,000 स्क्वायर फीट, राइट। चलिए, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे रिचुअल एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर प्रोबेबली। अब ये क्यों बनाया गया था, ये सेलिब्रेशन पॉइंट था, किस चीज का सेलिब्रेशन हुआ करता था, महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा कहते हैं 9 दिन के फेस्टिवल को, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है 10th डे को, है ना, और इसी तरीके से बंगाल में दुर्गा पूजा की जाती है 9 डे के बाद, इसी तरीके से महानवमी डिब्बा विजयनगर में 9 दिन के फेस्टिवल के सेलिब्रेशन को महानवमी डिब्बा कहा जाता था। इसकी भी शुरुआत होती थी पंपा देवी और हॉर्स की एक बड़ी सी मूर्ति रखी जाती थी, उसकी पूजा पाठ करने के बाद ये लोग क्या करते थे, राजा बलि वगैरह भी दिया करता था, मतलब बफेलो हो गई, गॉट हो गई, मतलब किसी अदर एनिमल्स की भी बलि देते थे। तो तब ये जब पूजा बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाती थी, फिर ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हुआ करती थी। तो इस वाले सरफेस एरिया के अंदर, ये जो ग्राउंड लेवल देख रहे हो ना, यहाँ पर नाचना गाना बजाना ये सब होता था, परेड निकलती थी, है ना, कुश्ती होती थी, ठीक है, रथों की दौड़ होती थी, तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ होती थी, और राजा और उसके नॉबल्स जो होते थे यहाँ पर बैठ करके पूरा एंजॉय करते थे, ठीक है, इस वाले एरिया में बैठकर पूरा एंजॉय किया करते थे। तो ये होता था महानवमी डिब्बा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर। तो रॉयल सेंटर में दूसरी बिल्डिंग के बारे में हम जानते हुए चलेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर इज द लोटस महल। तो ये जो था, ये लोटस महल था। अच्छा, एक चीज और थी, ऑडियंस हॉल, वो भी आपको बताऊंगी। लोटस महल था बच्चा ये, ठीक है, लोटस महल। तो इस लोटस महल का नाम एक ब्रिटिशर्स ने दिया था, क्योंकि एक ये थोड़ा सा रोमांटिक सा लग रहा है लोटस महल, है ना, हालांकि ये किसी टेम्पल को डिनोट नहीं करती है, या इसके अंदर कोई मूर्ति नहीं मिली कि हम इसको टेम्पल का नाम दें, नहीं, एक ये विजिटिंग प्लेस था, आप कह सकते हो, है ना। इसीलिए इन विजिटिंग प्लेस को देखते हुए एक ब्रिटिशर्स ने इसका नाम दिया लोटस महल, ठीक है। वन सजेशन दैट फाउंड द मैप ड्रॉन बाय द कर्नल मैकेंजी is that may have been the council chamber, a place where the king met his audience hall। तो ये जो लोटस महल है, ठीक है, ये जो लोटस महल है, इसी को ऑडियंस हॉल बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई मूर्ति नहीं मिली, और यहाँ पर ना बड़ा सा हॉल बनाया गया था। तो ये अकॉर्डिंग टू कर्नल मैकेंजीज मैप, ये बताता है, ये दर्शाता है कि ये कोई ऑडियंस हॉल बना होगा, जहाँ पर राजा अपने मिनिस्टर्स के साथ आता था, कोई जैसे बातचीत करने के लिए, कोई डिस्कशन करने के लिए। तो ये कि डिस्कशन हॉल था, है ना, ये एक ऑडियंस हॉल था, एक ये काउंसिल चैम्बर था, जहाँ पर राजा उनके मिनिस्टर्स बैठ करके किसी मुद्दे पर बात किया करते थे, प्लानिंग किया करते थे। तो ये इसलिए इसको बनाया गया था, किसको, लोटस महल को, ठीक है। अदर बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर, वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर दीज वन ऑफ द हजार राम टेम्पल। अब ये हजार राम टेम्पल क्या है, ये हजार राम टेम्पल किंग का पर्सनल, ठीक है, किंग का क्या होता था, ये पर्सनल टेम्पल था।
ये पब्लिकली इसको ओपन नहीं किया गया था, सिर्फ राजा और उसकी फैमिली ही यहाँ पर क्या करती थी, पूजा पाठ वगैरह किया करती थी। दिस वॉज प्रोबेबली मीन टू बी यूज ओनली किंग एंड हिज फैमिली। द इमेज ऑफ द सेंट्रल साइन। अब इस हजाराम टेम्पल में कोई हमें मूर्तियों के प्रूफ नहीं मिले जिससे ये पता चले कि वो राजा जो है उनकी फैमिली इस तरीके के मतलब गॉड या गॉडेस को वर्शिप किया करते थे। तो इनकी मूर्ति, इनके श्राइन जो है वो मिसिंग है। हाउएवर स्कल्पचर्ड द पैनल। लेकिन हमें इस बात से पता ये चलता है कि ये टेम्पल था। किससे पता चलता है? कि मंदिरों की दीवारों पर रामायण के चित्र अंकित किए गए थे। नंबर 1 क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है, कि कौन से टेम्पल में हमें रामायण के चित्र अंकित किए हुए पाए गए? तो आंसर क्या आ जाएगा? हजाराम टेम्पल। These including the scene of the Ramayana sculpted on the inner wall of the shrine. ठीक है। बिल्डिंग इन द रीजन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। हर एक बिल्डिंग की अपनी एक हिस्ट्री होती है। भाई ये बिल्डिंग क्यों बनाई गई, किसने बनाई, कैसे बनाई, कब बनाई, है ना। हर एक बिल्डिंग की अपनी एक हिस्ट्री होती है। इसी तरीके से विजयनगर में इतनी सारी बिल्डिंग थी और हर एक बिल्डिंग का, हर एक टेम्पल का, हर एक अपनी का क्या होता था, अपने एक इतिहास होता था, अपनी एक हिस्ट्री होती थी, ठीक है, कहानी होती थी। तो गोइंग बैक टू द डायनेस्टी सच एज द पाला, चालुक्यास, होयसाल, चोलास रूलर्स वर वेरी ऑफन इनकरेज द टेम्पल बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ एसोसिएटिंग देमसेल्फ विद द डिवाइन। तो ये जितने भी, जैसे ये डायनेस्टीज थी, राइट, पल्लव डायनेस्टी थी, चालुक्य डायनेस्टी थी, होयसाल डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी थी, तो इनके जो भी रूलर्स हुआ करते थे वो टेम्पल्स क्यों बनवाते थे? कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो टेम्पल्स बनवाने का इनका अपना भी एक थोड़ा बहुत कह सकते हो फायदा होता था। जो राजा जितना ब्यूटीफुल टेम्पल बनाएगा, जितना बड़ा टेम्पल बनाएगा, जितना डेकोरेटेड टेम्पल बनाएगा, जितना पैसा उसमें खर्च करेगा, तो उस राजा की इमेज लोगों के दिलो दिमाग पर वैसे ही बन जाती थी। यार ये इतना बड़ा टेम्पल किसने बनाया होगा, इतना सुंदर बनाया है और इतना बड़ा बनाया है, तो इसका मतलब वो राजा के पास तो बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा उसके पास लैंड होगी, जिसने कंस्ट्रक्शन के लिए इतनी बड़ी लैंड जो है वो दान कर दी, इतना बड़ा एरिया दान कर दिया, वगैरह वगैरह। तो राजा का इसमें अपना फायदा होता था। उस पर्टिकुलर राजा की दूर दूर तक पब्लिसिटी होती थी, भाई वहाँ पर वो टेम्पल बना हुआ है, उस राजा ने बनवाया, तो चलो देखने चलते हैं। तो यहाँ पर लोग आते थे। टेम्पल्स के आसपास में धीरे धीरे लोग सेटल्ड भी होने लगे, शॉप लगाएंगे, है ना, धीरे धीरे लोग वहाँ पर खुद सेटल्ड हो जाएंगे, फैमिलीज़ वहाँ पर रहने लगेगी, तो धीरे धीरे विलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, विलेज से फिर ये टाउन बनेगा, टाउन से फिर ये सिटीज़ बन जाएगी। तो इस तरीके से खुद का अपना ही क्या होता था, इसमें बेनिफिट होता था। और साथ साथ में जो भी राजा टेम्पल बनवाते थे वो किस गॉड को मानते थे, तो उनसे भी ये पता चलता है। जैसे चोला रूलर्स ने बहुत बड़े बड़े भगवान शिव के नाम पर टेम्पल बनवाए हैं ना, गंगईकोंड चोलापुरम, है ना, कैलाशनाथ टेम्पल है। तो इस तरीके से ये टेम्पल्स भी बताते हैं कि कौन राजा किसके साथ मतलब किसकी भक्ति किया करते थे। Often that the deities the explicity and the implicity identify with the king. Temples also function the center and of the learning. ये देखो, ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका अर्बन कोर है, ठीक है, ये क्या है, अर्बन कोर है, ठीक है, ये अर्बन कोर है, ये आपका सैक्रेड सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर टेम्पल्स वगैरह पाए गए ज़्यादा, और ये है रॉयल सेंटर जिसमें राजा का पैलेस पाया गया है, ठीक है। नाउ वाई दिस कैपिटल केयरफुली चूजन, ये जो हम्पी कैपिटल इसकी चूज की गई ना बच्चा, किस कारणों से? हम्पी, जिसको कि क्या कहा जाता है, जिसको एक सैक्रेड सेंटर भी कहा जाता है। मतलब ये सैक्रेड सेंटर इसको क्यों कहा गया, इसके पीछे रीजन क्या थे? इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन थे। तो यहाँ पर हम 3 रीजन्स की बात करेंगे। द मंकी किंगडम, विजयनगर के चारों तरफ ये जो पहाड़ियाँ मैंने अभी अभी बात बताई आपको, तो ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर किसी टाइम में बाली और सुग्रीव, नाम सुना है, बाली और सुग्रीव, ठीक है, ये रहा करते थे। और बाली सुग्रीव मतलब जो सुग्रीव थे, है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के क्या थे, बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। तो भगवान रामचंद्र जी भी कभी ना कभी तो यहाँ पर आए होंगे, बाली इससे सुग्रीव से मिले होंगे, तो वो खुद यहाँ पर चल कर आए, मतलब भगवान जी चल कर आए, इसीलिए इसको एक पवित्र नगरी कहा जाता है। एक तो ये रीज़न हो गया। और आज भी यहाँ पर ना मंकीज़ काफ़ी सारे देखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ पर आज भी लोग जो है बाली और सुग्रीव यहाँ पर आते हैं इनडायरेक्टली, मतलब इनविजिबली, और यहाँ पर आकर के विजिट करते हैं। नेक्स्ट आता है पंपा देवी टू मैरी द विरूपाक्ष।
यही उन पहाड़ियों के बीच में ही क्या किया था, पंपा देवी ने बहुत तपस्या करी थी। पंपा देवी जिनको पार्वती जी के नाम से जाना जाता है, तो पार्वती जी ने शिव को खुश करने के लिए, उनसे शादी करने के लिए बहुत तपस्या करी और आखिरकार शिव जी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर पंपा देवी और जो कि पार्वती जी थी और विरूपाक्ष जो कि भगवान शिव थे, उन दोनों की शादी भी इन्हीं पहाड़ियों के बीच होती है, इसलिए इसको एक पवित्र नगरी कहा गया है। तीसरा ये कि यहाँ पर जैन टेम्पल्स भी थे, है ना, तो जैन टेम्पल्स के वजह से भी इनको क्या कहा जाता है, मतलब खुद भगवान जो है यहाँ पर आए थे और उन्होंने किस तरीके से, जो जैन वो होते तीर्थकार होते हैं, ठीक है, जो भी वो भी भगवान के रूप माने जाते हैं, वो भी यहाँ पर आए थे, इनके चरण भी यहाँ पर आए थे। तो इसलिए इन तीनों रीज़न की वजह से इसको पवित्र नगरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोपुरम एंड मंडप्स। The terms in the temple's architecture by this period, certain the new features were in the evidences. These included the structure by the Rayas, Gopuram or the royal gateways, that of the drafted tower and the center shrine. अब देखो क्या कह रहा है, इन द टर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, अगर हम टेम्पल की आर्किटेक्चर की बात करें कि इस पीरियड के अंदर सर्टेन न्यू फीचर्स वर एविडेंसेस, तो ऐसे कुछ फीचर्स देखे गए जो आज के टेम्पल में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ये देखो इतनी छोटी छोटी आर्ट जो है, मतलब छोटी छोटी पत्तियां, फूल पत्तियां बनाना, ये लोग अपने हाथों से इसको बनाते थे। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, मशीनों से तो आप बहुत जल्दी काम कर सकते हो, राइट, लेकिन लोगों की ये जो कलाकारी देखो, जरा लोगों की चित्रकारी देखो, उनकी आर्किटेक्चर का एक सूझबूझ देखो कि कितनी बारीकी से ये लोग बनाते थे, है ना। तो इसीलिए अपने इन स्टाइल्स की वजह से ही विजयनगर माना जाता है, बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है। तो दीज इंक्लूड द स्ट्रक्चर बाय द रायास गोपुरम, अब इनके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए गए, ठीक है, तो गोपुरम्स वगैरह में बहुत सुंदर सुंदर से डिजाइन किए गए, और द रॉयल गेटवेज ऑफन ड्राफ्टेड द टॉवर्स एंड द सेंट्रल स्टाइन। अब ये जो इनके टॉवर्स होते हैं, यानी कि जो पिलर्स हैं, इन पर भी चित्रकारी की गई है, यहाँ पर जो इसका ये जो बेस है, यहाँ पर भी चित्रकारी की गई है, ऊपर भी पूरा का पूरा अच्छे से बनाया गया है। ठीक है, सो द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वॉज बिल्ट बाय द कृष्णदेव राय। अब यहाँ पर विरूपाक्ष टेम्पल के बिल्कुल ठीक सामने कृष्णदेव राय ने एक मंडप बनाया हुआ है, और ये मंडप किस लिए काम आता था, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो 4 पिलर हैं, तो इस तरीके से जैसे शादी का मंडप लगता है ना, उस तरीके से तो ये मंडप बनाया गया था। यहाँ पर भगवानों की शादियाँ होती थी, जैसे जब भी विरूपाक्ष भगवान और पंपा देवी की शादी वगैरह कराई जाती थी, मतलब एक पर्टिकुलर डे होता है ना, तो यहाँ पर उस डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। और यहाँ आसपास में जो है नाचना गाना बजाना, है ना, भजन कीर्तन, ये वो होते रहते थे, तो इसलिए इसको एक अट्रैक्शन पॉइंट मानकर ही इसको देखा गया है। नेक्स्ट आता है कि विरूपाक्ष और विट्ठल टेम्पल। ठीक है, इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस थी विजयनगर में। विरूपाक्ष टेम्पल वाज बिल्ड, विरूपाक्ष टेम्पल जो है जिस टाइम ये विजयनगर बना, कब बना था, 13th सेंचुरी में। विजयनगर कब स्टैब्लिश हुआ था, 14th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, तो और ये जो विरूपाक्ष टेम्पल था, ये विजयनगर के स्टैब्लिश होने से पहले का बना हुआ है, 9th-10th सेंचुरी में ये बनाया हुआ है। इसलिए विजयनगर के रूलर्स ये कहते हैं कि जब भी हम कोई रूल्स या फरमान या कोई भी जब आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो वो हम नहीं देते हैं, वो भगवान विरूपाक्ष की मर्जी से हम ये ऑर्डर आप लोगों को पास ऑन करते हैं। तो जो भी वो रॉयल ऑर्डर पास करते थे, जैसे इस तरीके से कोई भी राजा ने रॉयल ऑर्डर पास किया, फरमान होता था, यहाँ पर लिखते थे श्री विरूपाक्ष। क्यों लिखते थे श्री विरूपाक्ष? इसका रीज़न ये था, ये ऑर्डर हमारी तरफ से नहीं, भगवान विरूपाक्ष की तरफ से है, इसलिए कोई इसको डिसओबे नहीं करेगा, सबको ये मानना पड़ेगा, है ना। तो भगवान विरूपाक्ष को ये बहुत मानते थे, और उन्हीं ये कहते थे, ये क्लेम करते थे कि भगवान विरूपाक्ष के कहने पर ही हमने इस विजयनगर को स्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो अनदर श्राइन विट्ठल टेम्पल, राइट, एक दूसरी श्राइन यहाँ पर देखी गई जिसको विट्ठल टेम्पल कहा जाता है, जिसका दूसरा टेम्पल जिसको विट्ठल टेम्पल कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और विट्ठल टेम्पल के ठीक सामने एक ये बहुत बड़ा सा रथ आप देख रहे हो, चैरियट देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है, एक पूरी की पूरी रॉक काट करके, और ये इसको एक रथ का डिज़ाइन दिया गया है। तो सोच सकते हो ना कि कितनी सूझबूझ रही होगी उनके अंदर। ठीक है, एक पत्थर को काट कर, कहीं कोई जॉइंट नहीं है, कहीं कोई कुछ से कट पेस्ट नहीं किया गया है, पूरा का पूरा एक पत्थर को काट कर ये रथ बनाया गया है, और ठीक विट्ठल टेम्पल के बिल्कुल ठीक सामने इसको रखा गया। और इस विट्ठल टेम्पल की ब्यूटी इसी की वजह से इतनी बनती है, और इसी ये जो चैरियट है ना, इसी को ही 50 रुपीज़ के नोट में दिखाया गया है। अब जाकर देखना 50 रुपीज़ का नोट, उसमें आपको यही पिक्चर मिलेगी हम्पी की, है ना। चलिए,
हेयर द प्रिंसिपल डिटी द विट्ठल। अब ये विट्ठल कौन थे? विट्ठल जो हैं ये लॉर्ड विष्णु ही हैं, जिनको विट्ठल के नाम से जाना जाता है, और इनकी पूजा महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा की जाती है, महाराष्ट्र में बहुत इनको मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हम्पी एज अ साइट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस कब दी गई? हम्पी, ये पूरा इस तरह का नोट पर यही छपा हुआ है। ठीक है, हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस दी क्योंकि बहुत सुंदर बनी हुई थी और दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से ये एक जो है वो मानी गई, इसीलिए सबसे पहले इसको नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई। भाई जब हम अपनी चीज़ों को अपनी खुद से अपनी कंट्री में इंपॉर्टेंस देंगे तभी तो जा करके वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों को पता लगेगी, और फिर जब दूसरे देशों को पता चलेगी, इस पर रिसर्च की जाएगी, फिर इसको वर्ल्ड हेरिटेज में यानी कि विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके कि हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस कब दी गई? तो 1976 के अंदर, और इसके ठीक 10 ईयर बाद यानी कि 1986 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया। 1980s detailed survey the variety of the recording techniques used done by the Archaeological Survey of India led to the recovery traces the road path बाजार, और फिर जैसे जैसे इस पर रिकवरी की गई, रिसर्च की गई, वैसे वैसे चीज़ों का पता लगाया गया, चाहे वो रोड्स थे, चाहे वो टेम्पल्स और बिल्डिंग्स थे, चाहे वो कुछ भी थे, फोर्ट वगैरह थे। साइट एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस 1976 के अंदर, अच्छा ये हो गया था। और इसकी सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले कौन थे? जॉन एफ फ्रिट्ज और जॉर्ज निकेल और नागा राजा। ठीक है, नागा राजा, ये 3 थे। देखो, जॉन एफ फ्रिट्ज और जॉर्ज निकेल और MS नागराज राव, इन तीनों ने हम्पी के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और इन्होंने अपनी बुक में, देख रहे हो ना, ये जॉर्ज निकेल जो है वो देखो ये दिखा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट करी, और इन्हीं की वजह से ही हम हम्पी को इतना ज़्यादा जान पाए हैं। ठीक है, ना सिर्फ इंडियन हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट इसमें विजयनगर में था, बल्कि बाहर के लोगों का भी इंटरेस्ट इसमें काफ़ी था। बिल्डिंग दैट सर्वाइव, अब यहाँ पर रिसर्च, कंटिन्यूइंग रिसर्च अबाउट द विजयनगर, आज भी इस पर रिसर्च चल रही है। किस चीज़ की रिसर्च चल रही है मैडम? कंप्लीट तो हो गई? नहीं बच्चे, रिसर्च इस बात पर चल रही है कि इतने बड़े बड़े टेम्पल जो बनवाए गए वो कैसे बनाए गए। पहले तो कोई क्रेन वगैरह तो होती नहीं थी, तो नीचे से सामान ऊपर कैसे लेकर जाते थे, है ना? ऊपर जो इतनी बड़ी डेकोरेशन की गई, इतनी अच्छी सी डेकोरेशन की गई थी, वो कैसे की गई थी? मेजन्स कौन सा कटर यूज़ करता था स्टोन को कट करने के लिए? कौन से कलर वगैरह यूज़ करता था, है ना? कौन सी, मतलब क्या चीज़ें वो यूज़ किया करते थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी और इतनी सुंदर टेम्पल्स बनवाए गए। ठीक है, या फिर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई थी। ठीक है, तो इसी तरह की रिसर्च जो है वो अभी भी चल रही है, और जल्दी ही जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन पता चलती जाएगी वैसे वैसे हमारी हिस्ट्री में इसको मेंशन कर दिया जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आएगा। अब बच्चा ये तो ठीक है कि आपका क्लास 12th का जो है वो सेम सिलेबस आपके CUT के अंदर आ रहा है, लेकिन इसके लिए कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि सेम सिलेबस होगा। तो जो बच्चा इससे सभी उनको यूज़ कर लिया, मतलब सभी कुछ पढ़ लिया, अच्छा लग गया, उसको समझ में आ गया, जो क्लास 12th में है और जो CUT का एग्ज़ाम भी देने जा रहा है, सेम सिलेबस होने की वजह से यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। वही बच्चा कंपटीशन को बीट कर पाएगा, रेस में आगे निकल पाएगा, जिसने हर कंसेप्ट को डेप्थ में समझा है, और बहुत सारे क्वेश्चंस की एक चैप्टर की कम से कम आप ये लगा लो कि 100 से 200 क्वेश्चन जो है उन्होंने किए हैं। तो जितनी ज़्यादा आप समझ अपने अंदर लेकर आओगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, चैप्टर को लेकर के, तभी आप CUT का एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ हमारे प्रीमियम बैचेज़ हैं, तो अगर चाहते हो कि आपको बुक भी मिले, डेली हमसे लाइव क्लासेस भी लो, डेली हमसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए भी लो, है ना, और साथ साथ में जो हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ये होते हैं, तो सभी कुछ आपको दिया जा रहा है। कहाँ पर? डेल्टा 4.0 के अंदर। तो आप या तो इसको एनरोल कर सकते हो, या फिर आप महापैक में, चाहे वो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, तीनों में से किसी को भी, जो भी बच्चा लेना चाहता है, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो कूपन कोड सबका सेम रहेगा Y489। तो बच्चा देखो, ये आपका भी सपना होगा कि बेस्ट यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने का, और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का भी सपना होगा कि एक तो उनकी मनी सेव होगी, मतलब इतना सारा पैसा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप दोगे तो एक तो वो पैसा बचेगा, साथ साथ में आप टॉप कॉलेजेस से जब ग्रेजुएशन करोगे तो उससे आपको प्लेसमेंट्स भी अच्छी मिलेगी। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी, लेकिन अभी टाइम है, मेहनत कर लो। जितनी अच्छी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा, और डेफिनेटली जो बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा सीट उनको उतनी ही मिलेगी। कंपटीशन होगा 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स का, सीट है कम, कंपटीशन है ज़्यादा, तो वही बच्चा बाजी मारेगा जिसने की होगी मेहनत से तैयारी। ठीक है,
अब इसको एनरोल कैसे करना है? इसको एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। तो जैसे आपने ऐप को ये डाउनलोड किया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर ये ऐप डाउनलोड कर ली। देन उसके बाद यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, ठीक है, और यहाँ पर यूजी पर क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और ये रहे आपके सारे के सारे बैचेस। जैसे आपने डेल्टा 4.0 को बैच किया, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ का ऑप्शन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी, और पेमेंट आप इस मोड से कर सकते हो। और यहाँ पर जो कूपन कोड लगाना है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका Y489, ठीक है। बस इस कूपन कोड को लगा देना, उसी से क्या मिलेगा? उसी से ही आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर क्या लगाना है? बाय नाउ करोगे, पे करोगे Y489, ठीक है, इस कूपन कोड को लगा देना Y489 को, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप आपको सभी को ये चैप्टर बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और साथ साथ में आपको क्या करना है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।